हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, कल की क्लास में मैंने आपको कविता शिक्षण, कहानी शिक्षण के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आप प्राथमिक क्लास में जो प्राथमिक होती है 1 to 5 क्लास में, किस प्रकार से आप क्लास में जाकर के बच्चों को कहानी शिक्षण और जो आपकी होती है कविता शिक्षण, किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी व्याकरण शिक्षण। ठीक है, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार से बच्चों को बताया जाता है, व्याकरण शिक्षण क्या होता है, भाषा और व्याकरण क्या होता है। ठीक है, भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है, भाषा व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो आपकी क्लास है वो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका किस प्रकार से होती है। ठीक है, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो आज की क्लास जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यहाँ पे ये जो क्लास मैं आपको दे रही हूँ, इस क्लास को अगर आप अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपका जो संस्कृत में भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्याकरण शिक्षण क्या होता है। ठीक है, भाषा और व्याकरण क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य एक क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें क्या होता है, विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों को अपनाया जाता है। और ये जो ध्वनि प्रतीक होती हैं, ध्वनि प्रतीक ही जो भाषा कहलाती हैं। अगर हम बात करें, भाषा जो है वो व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। तो इसका जो प्रयोग होता है, भाषा का जो प्रयोग है वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण क्या होता है, वह एक स्थिर नहीं रहती बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। व्यक्ति जो है विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई देता है। भाषा जो है वो सदा ही विकास उन्मुखी और अर्जनशील रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, किसी भाषा को सीखने के लिए हमें जिस नियमावली को जानना होता है वह क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताई दी भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई, जो मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रह कर के वो क्या करता है, भाषा अर्जन, जो उसकी अर्जन भाषा, जो उसकी मातृभाषा, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसको वो सीख जाता है। लेकिन उसको जो अगर अधिगम वाली भाषा सीखनी होती है तो क्या करना पड़ता है, उसको एक नियमावली को जानना होता है, वह व्याकरण कहलाती है। ठीक है, वह व्याकरण कहलाती है जिस नियमावली को उसको जानना होता है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो व्याकरण के द्वारा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर विकास का नाम परिवर्तन है, ठीक है, और यह कभी वृद्धि के रूप में तो कभी ह्रास के रूप में दिखाई देती हैं। और भाषा जो है फ्रेंड्स, देखिए, भाषा जो आपको बताई ना कि भाषा को सीखने के लिए, किसी भी एक भाषा को सीखने के लिए उसको क्या होता है, एक नियमावली को जानना होता है, तो वह क्या कहलाती है, वह व्याकरण कहलाती है। उसी प्रकार भाषा के इस बनते बिगड़ते जो स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नियमावली को जानना पड़ता है, तो उसको क्या करता है, एक नियम बनाना पड़ता है, और इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण की संज्ञा दी गई है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने कहा था कि अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही हो सकते हैं। व्याकरण भाषा का जो नियामक शास्त्र कहा जा सकता है। अतः भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को सीखना अनिवार्य है। व्याकरण शिक्षा को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। इन्हीं मतों के फलस्वरूप क्या हुआ है, व्याकरण शिक्षण सिद्धांतों ने जन्म लिया है। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स देखिए, जो व्याकरण सिद्धांत है ना, इसको अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, तो मैं एक दो के अनुसार आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे कि डॉक्टर स्वीट आए, उन्होंने कहा, उनके अनुसार व्याकरण क्या है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ठीक है, फिर डॉक्टर जेगर आए, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की जो व्याख्या ही व्याकरण कहलाती है। इसके बाद आपके आते हैं कामता प्रसाद गुरु जी। ठीक है,
इन्होंने कहा कि जो व्याकरण है, इन्होंने भी यही कहा था, व्याकरण के विषय में लिखा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत। तो देखिए शिक्षा शास्त्रियों का यह मानना था कि भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को सीखना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बता दें भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए जो भाषा होती है ना, भाषा किस प्रकार की होती है, भाषा जो है वो आपकी परिवर्तनशील है। ठीक है, और विकासशील भी है, क्योंकि भाषा क्या है, अगर आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर आगे जाते हैं, अपने घर के आसपास 10 किलोमीटर आगे पीछे जाते हैं, तो आपको क्या होती है, भाषा जो है आपको चेंज देखने को मिलती है, भाषा में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और भाषा क्या है, वो विकासशील भी है, क्योंकि हमेशा आपकी क्या है, जो भाषा में हमेशा विकास होता रहता है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण जो है वो भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है और भाषा के जो स्वरूप होता है उसको शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण का जो शिक्षा होती है वो आवश्यक होती है। उसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं व्याकरण भाषा का सहचर है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं जो भाषा है, भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने दिया है कि व्याकरण शिक्षण का व्यर्थता का सिद्धांत या व्यर्थता का सिद्धांत क्या है। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं जो व्याकरण होता है, व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। व्याकरण जो है वो व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बिना नियमों के सत्ता में क्या होता है, बिना नियमों के सत्ता में जो होता है वो अराजकता, मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ आपको स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती हैं। उसी प्रकार भाषा में भी क्या होता है, व्याकरण के बिना अलग अलग स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें भाषा की जो विकृति को बचाने के लिए, उनको शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है, भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है और हमें भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना अति आवश्यक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका जो व्याकरण है, व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जुनून दिया है व्याकरण शिक्षण का व्यतार्थ का सिद्धांत। ये कहते हैं बहुत से विद्वान व्याकरण से स्वतंत्र शिक्षण का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि, तो चलिए देखते हैं उनका क्या मानना है। उनका मानना है कि भाषा जो है वो साध्य है, व्याकरण मात्र साधन है, अतः हमें व्याकरण पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। हमारा उद्देश्य भाषा सीखना है, ना कि व्याकरण। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा, भाषा क्या है, एक साध्य है, और व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या एकमात्र साधन है। हमें क्या करना है, व्याकरण ना सीखते हुए हमें केवल भाषा सीखनी है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, नेक्स्ट यहाँ तीसरा पॉइंट दिया है व्याकरण के समन्वय शिक्षण का सिद्धांत। अब देखिए व्याकरण का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे व्याकरण के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए एक भाषा शिक्षक के सामने सदा से उक्त दोनों सिद्धांतों के कारण व्याकरण शिक्षण का एक समस्या बन खड़ा हो गया है। शिक्षाविदों का एक समूह जो है वो व्याकरण के शिक्षण को अनिवार्य बताता है और दूसरा क्या बताता है, व्यर्थ बताता है। अतः अगर हम बात करें, एक भाषा शिक्षक को सदैव बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। भाषा जो है वो शिक्षण के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें व्याकरण के संप्रांतों को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही बहुत से विषय ऐसे भी हैं जिन्हें यदि अलग विषय के रूप में न पढ़ाया गया तो भाषा जैसी नियमबद्ध व्यवस्था का शिक्षक को विषय की जटिलता हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार मैं आपको बता दूं
कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए व्याकरण शिक्षण जो है वो छात्रों को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, व्याकरण से क्या होता है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ने की व्याख्या मिलती है। अब भाषा संबंधित नियमों में से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना तथा व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना, व्यक्त तथा सृजनात्मकता का विकास करना होता है। ठीक है, बच्चों को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना की जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो व्याकरण से ही मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें छात्रों को ध्वनियों के मध्य में जो सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे शब्द योजक, शब्द शक्ति, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना जो होता है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। छात्रों को अगर वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराया जाता है तो ये सभी किसके अंतर्गत कराया जाता है, व्याकरण के अंतर्गत ही कराया जाता है। ठीक है, ये सभी किसका एक पार्ट है, तो ये सभी किसका पार्ट है फ्रेंड्स, ग्रामर का पार्ट है। ओके, तो यहीं पे देखिए अगर हम बात करें कि छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और स्वराघात एवं बालाघात के अनुसार अर्थबोध कराने का जो योग्य बनता है वो भी किसके अंतर्गत बनता है, व्याकरण के अंतर्गत ही बनता है। छात्रों में जो भाषा के गुण दोष परखने की जो रुचि उत्पन्न कराई जाती है वो भी किसके अंतर्गत कराई जाती है, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना जो होता है वो सभी व्याकरण के अंतर्गत आता है। और व्याकरण का जो मुख्य रोल होता है वो नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना होता है और होता है जैसे भाषा की जो प्रकृति एवं उसके अंदर के जो गठन, व्यवहारिक ज्ञान को कराना, भाषिक तत्वों की संरचना का ज्ञान प्रदान करना। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है आपकी जो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है चारों कौशल। चारों कौशल जैसे मैंने आपको बताया ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। ठीक है, जिसको मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है पढ़ना, फिर आता है आपका लिखना, फिर आता है बोलना, फिर आता है सुनना। तो देखिए मैंने आपको बताया सुबह पाली, पहले बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे, क्लास में जाएंगे, फिर उसको बोलेंगे, सुबह हो गया, पाली, फिर होगा पा से पढ़ना आपका होगा, ला से आपका लिखना हो गया। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है सुबह पाली क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाषा व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भाषा का ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धता की क्षमता में पहचानने की जो योग्यता का विकास किया जाता है वो करने की जो मौखिक अभिव्यक्ति एवं सर्वमान्य भाषा सिखाना होता है। और व्याकरण की अगर हम अंग की बात करें तो जो व्याकरण के अंग होते हैं जैसे कि भाषा ध्वनियों पर आधारित होती हैं, ध्वनियों से शब्दों और शब्दों से वाक्यों में बनते हैं। इस आधार पर अगर हम बात करें व्याकरण के 3 अंग होते हैं जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 प्रकार के व्याकरण के अंग होते हैं। और यहीं पे अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं जो शब्द विचार होता है, शब्द विचार में क्या होता है, शब्द विचार में जो है उसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि का विवरण मिलता है। और उसी जगह देखिए आपको वर्ण मैंने बता दिया, शब्द विचार बता दिया, अब आता है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है, जो वाक्य से संबंधित उसके भेद होते हैं, अवनवन होते हैं, विश्लेषण होते हैं, संश्लेषण होते हैं, रचना होती है, अवयव होते हैं तथा शब्दों से वाक्यों बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया आपका छात्रों के मानसिक स्तर में अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए व्याकरण को दोनों स्वरूपों अर्थात एक अलग विषय के रूप में तथा भावों में समाहित उसके करके पढ़ाना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, इसी सिद्धांत को हम व्याकरण का समन्वित शिक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका व्याकरण का सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया, मैंने व्याकरण के अंग, व्याकरण के जो सिद्धांत है ये बता दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी आती है नेक्स्ट व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो किस प्रकार से आपकी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी जो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है,
तो इसको मैं सोच रही हूँ आपके कल की क्लास में कराऊँ, ठीक है। जो व्याकरण शिक्षण की जो आपकी विधियाँ हैं, ये आपकी निगमन विधि हो गई, सूत्र विधि हो गई, पुस्तक विधि हो गई, आगमन विधि हो गई। और उसमें भी आपकी जो आगमन विधि में भी आपको 4 विधि पढ़नी है, उदाहरण, निरीक्षण, समानवीकरण, परीक्षण, ठीक है। इसके बाद आपका भाषा संसर्ग विधि आ गया, प्रयोग विधि आ गई, सहसंबंध विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, समवाय विधि। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो क्लास है ये मैं आपको कल की क्लास में आप सभी को अटेंड कराती हूँ, ओके। आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, निगमन विधि और आगमन विधि। तो देखिए, केवल आज मैं आपको डेमो बता रही हूँ, कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। तो चलिए, यहाँ पे निगमन विधि दिया गया है, मैं आपको पहले निगमन विधि बताती हूँ। पहले इस तथ्य में क्या होता है, छात्रों को बता दिया जाता है कि उन्हीं के आधार पर वह आगे बढ़ता है और वह तर्क शक्ति की अपेक्षा दक्षता का भी विकास करता है। और इसमें क्या होता है, नियम होता है जिसमें विद्यार्थी को रटने पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें स्मरण शक्ति महत्वपूर्ण होती है। यदि छात्र तथ्य को भूल जाए तो कोई चारा नहीं होता है। अब देखिए, आपको मैंने 2 पॉइंट बता दिए डिडक्टिव मेथड के, जिसको बोलते हैं निगमन मेथड। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी आगमन मेथड का, ठीक है, जिसको बोलते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा छात्र जो है, ज्ञान जो है वो छात्र अपना होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा ज्ञान जो है वो छात्र का अपना ज्ञान होता है तथा बालक की जो शिक्षा और विकास की दृष्टि से उपयोगी होता है। उदाहरणों से क्या मैं आपको बता दूं, उदाहरण के जो निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को नियमीकरण, सामान्यीकरण, सूत्र निर्धारण का अभ्यास स्वयं हो जाता है, ठीक है। बच्चों को क्या होता है, इसमें बच्चों को स्वयं याद कर लेते हैं। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ डिडक्टिव मेथड में, उसमें क्या होता है, बच्चों को तथ्यों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, उनकी स्मरण शक्ति महत्वपूर्ण होती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को नियम विद्यार्थी स्वयं व्युत्पन्न करते हैं और उन्हें भूलता नहीं है, और यह भूल भी जाए तो आसानी से क्या कर सकते हैं, फिर से इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो आपकी होगी आगमन विधि और निगमन विधि। तो इसको मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ग्रामर पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, ग्रामर पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे मैंने डाल रखी है, एक प्लेलिस्ट करके है, तो उसमें मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया है। ग्रामर का उसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आए, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको अदर कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में व्याकरण शिक्षण की विधियाँ।